भोपाल से खबर है जहां पर गोविंदपुरा में गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है। अज्ञात कारणों से आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गोविंदपुरा में गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग लगी है। आग कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, इसकी जांच जारी है। हालांकि प्राथमिकता है आग को बुझाना। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। गोविंदपुरा, राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? आखिर आग कैसे लगी ये साफ हो पाया और अभी क्या हालात? देखिए सुमित, अगर बात करें तो गोविंदपुरा ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर तरह तरह की गोडाउन से फैक्ट्रियां हैं और यहाँ पर एक गद्दा फैक्ट्री जहाँ पर फोम के गद्दे और रुई के गद्दे बनाए जाते हैं, वहाँ पर अज्ञात कारणों के चलते आग लगना बताया जा रहा है। मौके पर हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विशाल सारंग भी पहुंच चुके हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जब आग अचानक भड़की थी उसी समय लोगों ने सूचना दी तो मौके पर मंत्री जी भी पहुंच गए। हालांकि आग को कंट्रोल करने के लिए लगातार दमकल कर्मी लगे हुए हैं। आग पर कुछ ही देर बाद काबू पा लिया जाएगा। सुमित। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब बात G20 की, जिसके नए लोगो थीम वेबसाइट का पीएम मोदी ने आज अनावरण किया है। ये लोगो इसलिए भी अहम है क्योंकि G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर से भारत करने वाला है और 2023 में होने वाली G20 की बैठक भारत में आयोजित होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। The design rendered in saffron, white, green and blue is drawn from the national flag of India. 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि अगले साल G20 की बैठक भारत में होने वाली है। ऐसे में समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों बाद 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है। G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। इस लोगो और थीम के जरिए हमने एक संदेश दिया है। युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश हैं, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। G20 लोगों में कमल का प्रतीक आशा का प्रतिनिधित्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। यात्रा के एमपी में आने से पहले सियासत जारी है। बीजेपी सवाल उठा रही है तो कांग्रेस में कलह सामने आ रही है। प्रदेश में यात्रा की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ जाते हैं। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। ये यात्रा एमपी भी आएगी, लेकिन एमपी में यात्रा की एंट्री से पहले सियासत जारी है। बीजेपी तो यात्रा को फ्लॉप शो करार दे रही है। प्रदेश कांग्रेस भी यात्रा को लेकर एकजुट नजर नहीं आ रही। खंडवा की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली और भोपाल से सीनियर कांग्रेस नेता पहुंचे थे।
प्रदेश के कद्दावर नेता पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव सहित बड़े लीडर्स की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। कार्यकर्ता लोकसभा के प्रभारी कैलाश कुंडल का विरोध कर रहे थे। पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने ये हंगामा होता रहा। सीनियर नेता भारत जोड़ो यात्रा के लिए आए थे और यहाँ पार्टी ही बिखरी हुई दिखाई दे रही है। यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह का लेटर भी सियासी मुद्दा बना था। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को पत्र लिखा, यात्रा के प्रचार के लिए प्रकाशित सामग्री में उनके फोटो का उपयोग नहीं करने को कहा। दिग्विजय सिंह के इस लेटर पर बीजेपी ने तंज कसा था। बीजेपी का कहना था कि राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे। बीजेपी ने कांग्रेस में गुटबाजी की बात कही। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी भी निशाना साध रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यात्रा चाहे जितनी भी ऐतिहासिक हो, कमलनाथ के नेतृत्व में एमपी में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी यात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस जब तक सत्ता में रही तब तो देश का भला नहीं किया और अब यात्रा निकाल रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जिन इलाकों से गुजरी है उन इलाकों में भी कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पाई। यात्रा कितनी भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। सर, साधु संतों के साथ स्नान राहुल गांधी करेंगे नर्मदा जी में, और कहा जा रहा है कि है ना बटुक उनके साथ रहेंगे। महाकाल भी जाने डुबकी लगाने वाले हैं आस्था की। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, और तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे ना। देखिए, ऐसा है जी, कांग्रेस ने जिंदगी भर सत्ता में रहा, ठीक है, और जब सत्ता से निकल गए, बाहर हो गए, तब उनको अब स्वप्न आने लगा। और अभी जितने प्रदेशों के अंदर उनकी जो यात्रा चली है उसमें कितनी सफलता मिली है ये तो उनका विषय है, परंतु अच्छे काम के लिए अगर शायद कुछ करते तो हो सकता है कुछ उसमें कोई निर्णय या परिणाम मिल सकते थे, परंतु इससे कोई लाभ होने वाला कांग्रेस को नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पर जारी सियासत, कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। इंदौर में कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से दिल से काम करने की अपील की। ऐतिहासिक यात्रा मध्य प्रदेश में होगी। भारत जोड़ो की यात्रा केवल राजनीति नहीं है, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संविधान बचाने की यात्रा है। कमलनाथ के इंदौर पहुंचने से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। ऐसे में दिल से काम करने की कमलनाथ की इस अपील पर कार्यकर्ता और नेता कितना अमल करेंगे? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना जोड़ पाएगी, ये बताना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन भी किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 4 उपचुनाव हुए हैं जिनमें कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस अब एक और जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। बीजेपी के नए अध्यक्ष अरुण साव के लिए भी ये साख का सवाल है। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। पार्टी के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मिशन है प्रत्याशी तय करना। इसके लिए मंथन बैठकों का दौर जारी है। रायपुर में कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में करीब 14 लोगों के नामों पर मंथन किया गया, लेकिन इनमें दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी सबसे मजबूत दावेदार हैं। टिकट की रेस में सावित्री मंडावी सबसे आगे हैं। इन नामों को हाईकमान के पास भेजा जाएगा, जहां प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगेगी। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। जो भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में बैठक आयोजित की गई है। 14 नाम आए हैं और इसमें 14 नाम सभी को पुनिया जी को हमने सौंप दिया है पीसी ने, और हाईकमान को अधिकृत किया है कि उसमें वो निर्णय ले। नहीं, देखिए, हर कोई की मंशा होती है कि हम दावेदार बने। आज टिकट देना नहीं देना हाईकमान का होता है। आदरणीय हमारे खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का
विशेषाधिकार है, हाईकमान का विशेषाधिकार है। हम जो नामों पर पैनल बना के भेजेंगे उनकी पसंद होगा, इसलिए हमारा जो अधिकार नहीं है टिकट देने का अधिकार हाईकमान का है। हाईकमान जिस नाम पे मुहर लगाई हमें वो कैंडिडेट स्वीकार होगा और उसमें हम पार्टी प्रत्याशी घोषित करेंगे। कांग्रेस के पास हैं 14 नाम, इनमें से किसके नाम पर मोहर लगेगी ये हाईकमान तय करेगा। बीजेपी भी इलेक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रत्याशी तय करने के लिए चयन के लिए पर्यवेक्षकों की टीम रायशुमारी करेगी। रमन सिंह का भी कहना है कि संगठन की ओर से प्रत्याशी का नाम तय किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि पार्टी दमदार तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की दृष्टि से विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक मैं स्वयं लेकर आया हूं। कार्यकर्ताओं से मैंने 1 to 1 बातचीत की है। हमने प्रत्याशी चयन को लेकर एक पर्यवेक्षकों का एक समूह तैयार किया है। वे वहां पर जाकर रायशुमारी करेंगे, अपना रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पर बातचीत करके हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी दमदारी से लड़ेगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और भानु प्रतापपुर उपचुनाव हम जीतेंगे। तैयारियां हो चुकी हैं और तैयारियों में प्राथमिक बैठक भी कर चुके हैं पार्टी के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष जी और सभी। 9 तारीख को पर्यवेक्षक की टीम जाएगी और वहां जाकर संगठन के विभिन्न लोगों से बातचीत करने का निश्चित हुआ है और उनके नाम से जो भी पैनल आएगा उस पैनल को चुनाव समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे और चुनाव समिति उसको तय करेगी। 12 तारीख को हमारे शिव प्रकाश जी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्राथमिक बैठक 12 तारीख को भी होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए उपचुनाव काफी अहम है। इसमें जीत से सीट के साथ मनोबल भी बढ़ेगा। ऐसे में दमदार प्रत्याशी की तलाश जारी है। यह देखना है कि कांग्रेस के 14 नामों में किसे टिकट मिलता है और बीजेपी किसके नाम पर लगाती है मुहर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्यों में शामिल हो गया है और ग्वालियर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। शहर की हवा जहरीली होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। एमपी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य बन चुका है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की आबोहवा सबसे ज्यादा खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषित राज्यों की लिस्ट में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आ रहा है। ग्वालियर की स्थिति तो और भी खराब है। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर ग्वालियर ही है। मध्य प्रदेश देश के 4 सबसे ज़्यादा प्रदूषित राज्यों में शामिल हुआ है। अगर मध्य प्रदेश के शहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखें तो ये 329 पॉइंट पर रहा है। 329 पॉइंट का अर्थ यही है कि ग्वालियर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो ग्वालियर की हवा है, वो वेरी पुअर क्वालिटी में है। मध्य प्रदेश राज्य का हृदय जिला है ग्वालियर और ग्वालियर की आबो हवा बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है और गले में दिक्कत महसूस होती है। सुबह लोग घूमने निकलते हैं ये सोच के कि हम अच्छी सांस ले सकें स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आज हम यहाँ प्रदूषित शहर में रह रहे हैं। कारण ये है कि शहरें सक्रिय हैं, सड़कें सक्रिय हैं और यहाँ वाहन अनियंत्रित रूप से चल रहे हैं। ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दरअसल 0 से लेकर 50 तक अच्छा माना जाता है। 51 से लेकर 100 तक AQI संतोषजनक माना जा सकता है और 101 से 200 तक AQI मॉडरेट की श्रेणी में आता है।
लेकिन 201 से 300 तक का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब माना जाता है और ग्वालियर इससे भी ऊपर पहुंच चुका है। ग्वालियर शहर में उधड़ी हुई सड़कें, धूल के कण प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर में बेतरतीब जो वाहन हैं, जिनमें अवैध वाहन भी है, इसके अलावा दूसरे जो अनफिट वाहन है, उनका धुआं भी प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहा है। यही वजह है कि ग्वालियर सबसे ज़्यादा जहरीला शहर मध्य प्रदेश का बन गया है और यहाँ रहने वाले लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं। अब लोग किस तरह से इन हालातों से गुजर रहे हैं, बात करते हैं। आप ही बताइए कि ग्वालियर का जो प्रदूषण स्तर है वो सबसे ख़राब है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य का हृदय जिला है ग्वालियर और ग्वालियर की आबो हवा बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है और गले में दिक्कत महसूस होती है। सुबह लोग घूमने निकलते हैं ये सोच के कि हम अच्छी सांस ले सकें स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आज हम यहाँ प्रदूषित शहर में रह रहे हैं। कारण ये है कि शहरें सक्रिय हैं, सड़कें सक्रिय हैं और यहाँ वाहन अनियंत्रित रूप से चल रहे हैं। आप बताइए कि क्या हालात बनते हैं जब सुबह निकलते हैं आप? सुबह से ही प्रदूषण दिखता है आपको? सुबह क्या, आप कभी भी चले जाइए, यहाँ की जो आबो हवा है बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। मैं आज ही मॉर्निंग वॉक पे गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गले में कुछ खराश है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। आज आपके माध्यम से आप जब मेरे को यहाँ पर मिले तो मुझे लग रहा है कि ये ज़रूरी प्रदूषण जो नियंत्रित हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए गाड़ियों के जो धुआं निकल रहा है, हमारा परिवहन विभाग फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है चीज़ों से। दूसरी चीज़ मैं और देख रहा हूँ, सड़कों पर डस्ट बहुत हो रही है। निरंतर डस्ट होने से वो हमारे शरीर में जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट कर रही है। तो मध्य प्रदेश में बढ़ता एयर पॉल्यूशन लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। ग्वालियर के हालात बेहद खराब हैं। गाड़ियों का धुआं, जर्जर सड़कों से उड़ने वाली धूल शहर की हवा को जहरीली बना रही है। निश्चित तौर पर ग्वालियर शहर में अगर देखें तो प्रदूषण का स्तर वेरी पुअर क्वालिटी में जा चुका है। 329 पॉइंट जो है चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्वालियर का। ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और आम लोगों को भी कामकाज के साथ ही जागरूकता की भी जरूरत है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। भोपाल एमपी का सबसे खास शहर है, लेकिन यहां भी बदइंतजामी है। शहर की सड़कें कई दिनों अंधेरे में डूबी हैं। स्ट्रीट लाइटों की बत्ती गुल है। अंधेरी सड़कों पर सफर लोगों को डरा रहा है। अंधेरे का साम्राज्य। अगर सड़क से गुजरती ये गाड़ियां न हो, इनकी हेडलाइट की रोशनी ना हो, तो ये बताना मुश्किल होगा कि ये शहर है। शहर भी कोई आम नहीं, एमपी का सबसे अहम शहर, राजधानी भोपाल है ये। इधर बत्ती गुल होने के मुद्दे पर जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से उनका जवाब जानना चाहा, तो वे भी चुप्पी साध गए। लाइट काट दी गई है सर, पूरी नगर निगम की, आज क्या कहेंगे? स्ट्रीट लाइटें बंद है सर भोपाल की। शहर की सड़कें पिछले 11 दिनों से अंधेरे में ही डूबी हैं। सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट खुद अंधेरे में डूबी है। शहर में 40 जगहों पर स्ट्रीट लाइटें बंद हो चुकी हैं और इसके पीछे वजह बताई जा रही है नगर निगम की 24 करोड़ रुपए की राशि बिजली विभाग पर बकाया है, इसीलिए स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई। अभी हम इस समय किसी बियावन जंगल या फिर किसी सुनसान या ग्रामीण इलाके में नहीं हैं। हम राजधानी भोपाल के मंत्रालय के ठीक बगल वाली सड़क पर हैं। जी हाँ, पिछले 10 दिनों से राजधानी भोपाल की 40 से ज्यादा स्थानों की लाइटें कटी हैं। स्ट्रीट लाइट बंद है और लोग अंधेरे में सफर कर रहे हैं, मगर बिजली विभाग और नगर निगम के आपसी टैक्स को लेकर जनता सफर कर रही है और अंधेरे में चलने पर मजबूर है, क्योंकि तकरीबन 24 करोड़ का टैक्स नगर निगम का बिजली विभाग पर बकाया है, जिसे लेकर शहर की लाइटें काट दी हैं। मगर अभी दोनों विभागों की लड़ाई में जनता पिसती हुई नजर आ रही है और इस तरह से अंधेरी सड़कों पर टॉर्च लेकर उन्हें निकलना पड़ रहा है। वहीं न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को तलब किया और नाराजगी जताई।
नहीं, सीधे लाइट नहीं काटना चाहिए। दोनों गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट हैं और कोई विषय है तो संबंधित अधिकारियों तक या संबंधित मंत्रियों तक ये विषय आना चाहिए, पर सीधे लाइट नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जनजीवन से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, जैसा आप कह रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह से एकदम अचानक लाइट बंद नहीं करना चाहिए। कि आप अधिकारियों को तलब करेंगे इस पूरे मामले में? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आज या कल मैं तलब करूँगा और 1-2 दिन में लाइट चालू हो जाएगी। चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हों, चाहे हमारे पब्लिक के लोग हों, सभी को टैक्स देना तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर टैक्स हम नहीं देंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, कोई भी सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि सरकार के पास कोई पैसे छापने की मशीन तो होती नहीं है। ये तो जो टैक्स आता है उससे ही सरकार व्यवस्थाएं करती है, तो टैक्स तो हम सबको देना ही चाहिए। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट सफर को सुरक्षित बनाने के लिए लगाई जाती है। अंधेरी सड़कें हादसों का सबब बनती है, वारदातों का सबब बनती है। अपराधियों के लिए भी इस अंधेरे में किसी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि जनता टैक्स देती है और ये उम्मीद करती है कि उन्हें सुविधाएं और सुरक्षा दोनों मिले, लेकिन यहां तो स्ट्रीट लाइट तक बंद है। भोपाल अंधेरे में है, राजधानी अंधकारमय है, जनता परेशान है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो कोलार हो, गोविंदपुरा हो, साकेत नगर हो या फिर ओल्ड भोपाल, ऐसे 40 से ज्यादा स्थानों की स्ट्रीट लाइट बिजली विभाग ने काट दी है, जिसकी वजह से जनता अंधेरे में है। मगर दोनों ही विभागों की लड़ाई में जनता पिस रही है। अब देखते हैं आखिरकार इन सड़कों पर कब तक उजाला हो पाएगा। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से आई है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बस को धक्का देते हुए नजर आए। दरअसल बीच सड़क पर बस का ब्रेक टूट गया और हाईवे पर जाम लग गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जाम को हटाने के लिए खुद बस को धक्का देते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे केंद्रीय मंत्री आम लोगों की तरह बस को धक्का देते हुए नजर आए। तो जाम में फंस गए थे मंत्री जी का काफिला भी फंस गया था, वाहनों की लंबी कतार भी लग गई थी। जब बस का ब्रेक टूटा उसके बाद आम लोगों ने भी धक्का लगाया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल हुए, उन्होंने भी बस को धक्का लगाया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।